हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलिए जी, सीए इंटर लॉ के सभी स्टूडेंट आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक कर चुके हैं अभी तक लिस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में। और आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 65 तक अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक की वीडियोस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगी और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी प्ले लिस्ट के अंदर भी मिल जाएंगे आपको। अच्छा, कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें जो अभी रिसेंटली आज पिछले 24 घंटों में घटित हुई हैं, पहले मैं उनके बारे में बताऊं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये एबीसी एनालिसिस हो रहा है। मैं एबीसी एनालिसिस के सख्त खिलाफ हूं। पहली बात, मुझे एबीसी एनालिसिस बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर तो ये एबीसी एनालिसिस हो रहा है। देखो, एबीसी एनालिसिस तब होता जब उसके बेस पे मैं आपको 20, 25, 30, 40, 50 क्वेश्चन दे रहा होता। अभी तो मैं 65th क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और आपने देखे होंगे कि इन क्वेश्चन के भी 65A, 65B, 50A, 50B, 50C कई पार्ट है। इनको ओपन कर दूं अगर मैं, तो यानी कि मैं कम से कम अभी तक 70 या 80 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। तो इसमें है क्या, इसमें मैं हर किस्म का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये एबीसी एनालिसिस नहीं है, ये A to Z एनालिसिस है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। सारे रेलेवेंट क्वेश्चन एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर में प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन में इकट्ठे करके दे रहा हूं। इनफैक्ट कई लोगों को मुझे पता लगा है, ऑब्जेक्शन भी आई है कि कुछ लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बांट रहे हैं। वो क्यों बांट रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बांटने चाहिए। स्टूडेंट का जितना भला करोगे उतना अच्छा है, वो उतने ही आपके पास रेफरेंस से और बच्चे भेजेंगे। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए, मगर एबीसी एनालिसिस नहीं करना चाहिए। एबीसी एनालिसिस बुरा होता है। 100% कराओ, 100% फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के दो उन्हें, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है ना? तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है, प्रोवाइडेड आप सारा कुछ कवरेज कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 51 सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की डेफिनेशन, अच्छा जी, जिन्होंने प्रोस्पेक्टस जिन्होंने नवंबर तक पढ़ा था, ध्यान रखना हो ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन रिसेंटली इंसर्ट की गई है। हालांकि मैंने अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस कर लिया था, बट फिर भी क्योंकि कई बच्चे नए होंगे जिन्होंने सिक्योरिटी की डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी कभी, उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में सिक्योरिटी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 81 में दी गई है। और एज पर द टर्म द सिक्योरिटी का मतलब वही है जो कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर दिया हुआ है 1956 के अंदर। अच्छा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर जो सिक्योरिटी का मतलब है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर एक्चुअल में सिक्योरिटी की डेफिनेशन है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 81 ने वही की वही डेफिनेशन चिपका ली है। अब क्या कहता है, दिस डेफिनेशन प्रोवाइड द मीनिंग ऑफ द सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो सिक्योरिटी के अंदर शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स, जितने भी आपने नाम सुने हैं या फिर नहीं भी सुने, किसी भी और प्रकार की मार्केटेबल सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल एडीआर, जीडीआर, ये सब आते हैं। ठीक है जी। फिर डेरिवेटिव्स, ये भी सिक्योरिटी का पार्ट है। फिर कोई भी यूनिट और अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, याद है फिर वाली फिल्म, वो मेरी अनुराधा ऐसा नहीं कर सकती, याद है? तो अगर मान लीजिए जैसे शारदा चिटफंड वालों ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि आप हमें पैसा दो, हम आपका पैसा नेशनल हाईवे की जमीन पे लगाएंगे। सिमिलरली अनुराधा ने क्या कहा था कि आप हमें पैसा दो, हम आपका पैसा डबल करके 25 दिन में दे देंगे। ये जो ऐसे डबल करने वाली स्कीमें होती है ना, दे आर कॉल्ड एज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो अगर मान लीजिए आपने कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाया है, तो वो जो उन्होंने बदले में जो आपको रसीद इशू की है, डेट इज कॉल्ड यूनिट, और वो यूनिट भी सिक्योरिटी का पार्ट होती है। नेक्स्ट, अगला खतरनाक पॉइंट है, कहता है जी सिक्योरिटी रिसिप्ट एज डिफाइंड इन क्लॉज जेड जी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सरफासी एक्ट, मतलब सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। अच्छा, ये यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई यार। हाँ जी, ठीक हो गई इतनी बात। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब जो डिफाइंड है वो भी सिक्योरिटी में ही लिया जाएगा। यहाँ पर जो सिक्योरिटी डिफाइंड है वो भी सिक्योरिटी की डेफिनेशन में ही ली जाएगी। अब सवाल उठा, सर ये क्या मतलब हुआ, यहाँ पे क्या डिफाइन क्या है सरफासी एक्ट के अंदर, थोड़ा ये एक्सप्लेन कर दो। चलो जी, ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या है,
यहाँ कौन सी चीज डिफाइन है, कौन सी चीज सिक्योरिटी के रूप में जी देखो होता क्या है, हमारा एक एक्ट है जिसका नाम है सरफासी। अब सरफासी एक्ट क्या करता है, ये पहले एक्ट तो ये इंपावर करता है बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि अगर आपका पैसा डूब जाए तो फिर आप एक काम करना, आप अपने अकाउंट को, ये जो आपका पैसा डूबे ना, इस लोन अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई कर देना। ठीक है, अब एनपीए क्लासिफाई करने के बाद आप इस अकाउंट को खुद रिकवरी की कोशिश करना। बट अगर आप रिकवर ना कर पाओ, अगर बैंक तुम्हारे में वो दम नहीं है कि आप इसे रिकवर कर पाओ, तो फिर आप इसे किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देना। कंपनी का नाम क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको उठा के बेच देना। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जब तुमसे पैसा, जब तुम्हारा लोन उठाएगी, से फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 50 करोड़ का एनपीए है, अब किसी आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच रहे हैं जिनका काम ही इस तरीके के लोन की रिकवरी करना होता है, तो ये अब बैंकों को 50 करोड़ रुपए पे करने हैं, तो उसके लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाएगी और उन्हें कहेगी कि देखो जी आप हमें पैसा दो, जब आप हमें पैसा दोगे तो हम ये पैसा बैंक्स को देंगे, जब हम बैंक्स को पैसा देंगे तो उनकी एनपीए उठा के लाएंगे। मतलब पूरी ट्रांजैक्शन बन कैसे रही है, कुछ इस तरीके से बन रही है कि बैंकों का एक अकाउंट एनपीए हुआ, उस एनपीए को उन्होंने खुद रिकवर नहीं कर सकते थे, तो खुद रिकवर करने के बजाय उन्होंने किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया। देखो जी मैं पूरी ट्रांजैक्शन समझा देता हूं एक बार। हाँ जी, ये है बैंक्स, इन्होंने लोन दिया था ए लिमिटेड को, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 डिफॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट होने पर थर्ड इन्होंने लोन को कन्वर्ट कर दिया, लोन इनटू एनपीए। किसने कन्वर्ट किया एनपीए में, बैंक ने। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है बैंक की। ठीक है जी, अब बैंक ने रिकवरी करने की खुद कोशिश की बट रिकवरी नहीं कर पाए, और क्योंकि जो बोरोवर था वो गुंडा टाइप था, बैंक रिकवरी नहीं कर पाया। तो बैंक ने अब कहा कि भाई अब मैं कुछ ऐसे लोगों को बेचता हूं जो कि रिकवरी के स्पेशलिस्ट होते हैं। ऐसी कुछ कंपनियां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। आरसेल जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, एक आरसेल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे कंपनी है। तो बैंक ने क्या किया, आरसेल ने ये एनपीए परचेज कर लिया, किससे, फ्रॉम बैंक से। अब आरसेल के पास पैसा कहां से आया, अच्छा आरसेल को क्या मिलेगा सर, एनपीए अकाउंट जब रिकवरी नहीं हो रही तो आरसेल को लेकर क्या मिलेगा। देखो बैंक का ये एनपीए अकाउंट था 50 करोड़ रुपए का, यहाँ पर सिक्योरिटी भी थी 50 करोड़ रुपए की, 50 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग था, सिक्योरिटी भी 50 करोड़ रुपए की थी, बट बैंक उसकी सिक्योरिटी पे कब्जा नहीं कर पा रहा था क्योंकि खतरनाक आदमी था। बट आरसेल को जब बैंक, देखो सोचो आपको अगर पता लगे कि मान लीजिए कोई लैंड है उस पर गुंडों का कब्जा है, तो उस लैंड की वैल्यू गिर जाती है ना। सिमिलरली 50 करोड़ रुपए का जो एनपीए है, अब ये बैंक इसे आरसेल में बेचेगा समवेयर अराउंड 30-35-40 करोड़ रुपए में। आरसेल इससे रिकवरी करेगा क्योंकि उसके पास ऐसे वकीलों की फौज है और लोगों की फौज है जो कि आराम से रिकवरी कर लेंगे। तो आरसेल पहले ये 50 का, ये 30 या 40 करोड़ जो भी बैंक को देने, आरसेल कहां से लाएगा, आरसेल जाएगा कुछ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास और उन्हें कहेगा देखो जी ऐसा है, एक एनपीए मिल रहा है, अगर आप मुझे पैसा दे दो तो मैं ये एनपीए उठा लूंगा और मेरे टैलेंट के बारे में आप जानते हैं कि मैं रिकवरी तो आपको करके दूंगा पूरी की पूरी। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आरसेल को पैसे दिए, आरसेल ने बदले में इन्हें रसीद इशू की, रिसिप्ट। ये जो रसीद इशू हुई है ये लिखा है कि ये सिक्योरिटी रिसिप्ट होती है। ठीक है, सिक्योरिटी रिसिप्ट एज डिफाइंड इन Section 2ZG of the Section 2 of the Securitization and Reconstruction of the Financial Asset and Enforcement of the Security Interest Act। मतलब इसे शॉर्ट फॉर्म में अपन लोग क्या कहते हैं, सरफासी, सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन किस चीज का, ऑफ फाइनेंशियल एसेट। यहां पर फाइनेंशियल एसेट का मतलब होता है लोन, एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी का मतलब होता है जब आप प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेते हो। अगर आपसे ये नाम याद ना हो पाए पूरा तो आप केवल इतना लिख देना, सरफासी एक्ट 2002। ठीक है, अगली बात, फिर जो यूनिट्स म्यूचुअल फंड्स वाले इशू करते हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले जो यूनिट्स इशू करते हैं वो भी सिक्योरिटीज का पार्ट होती है।
उसके अलावा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, ध्यान रखना। एक बात ध्यान रखना, एक तो होती है यूनिट्स इशूड बाय द म्यूचुअल फंड, एक होती है यूनिट्स इशूड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनीज का एक प्रोडक्ट होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस दोनों बेनिफिट मिलते हैं। यानी कि आपका सर्टन पोर्शन जो है इंश्योरेंस के पास जाता है, सर्टन पोर्शन जो है वो आपका मार्केट में शेयर्स में लग जाता है। उन्हें कहते हैं यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। क्या कहते हैं? यूलिप। ध्यान रखना, यूलिप इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, मार्केट का प्रोडक्ट नहीं माना गया, उसे सिक्योरिटी का पार्ट नहीं माना जाता है, वो इंश्योरेंस एक्ट के अंदर कवर होता है। तो इसलिए फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट द सिक्योरिटी शैल नॉट इंक्लूड एनी यूलिप or scrip or any such instrument or unit by whatever name called which provide a combined benefit of life insurance and the investment, तो वो include नहीं होगा by such person and issued by the insurer। बस इतना तो काफी है, वो याद ना हो इंश्योरेंस एक्ट तो कोई बात नहीं, अगर याद हो जाए तो केवल इंश्योरेंस एक्ट 1938 लिख दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, आगे फिर कहता है एनी सर्टिफिकेट। हाँ जी, ये दोबारा सरफासी में आ गए हम। Any certificate or instrument by whatever name so called issued to an investor by an issuer being a special purpose distinct entity। सरफासी एक्ट के अंदर कहा जाता है कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप लोन लेना चाहते हो, लोन टेक ओवर करना चाहते हो, लोन बैड हो चुका है, उसको टेक ओवर करना चाहते हो, तो आप एक स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी खोल सकते हो, जो कि खुलती है इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट, जो कि ट्रस्ट की फॉर्म में खुलती है, which possess any debt or receivable including the mortgage debt assigned to such entity। अब क्या होगा कि कोई भी डेट और रिसीवेबल, हाँ जी, डेट और रिसीवेबल, इस दोनों में फर्क क्या होता है? अगर मान लीजिए बैंकों ने कोई भी लोन दिया है तो बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होता है? रिसीवेबल, बट बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? डेट। तो वर्ड समझ आ गया। अब डेट और रिसीवेबल इंक्लूडिंग मॉर्गेज डेट मतलब सिक्योर डेट असाइन टू सच एंटिटी। असाइन टू सच एंटिटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए बैंकों ने लोन दिया, लोन एनपीए हो गया, अब बैंक उस लोन को एक स्पेशल पर्पस एंटिटी के पास बेच सकते हैं, जिस स्पेशल पर्पस एंटिटी को अपन लोग कहते हैं ट्रस्ट। तो उस ट्रस्ट के पास इस लोन को ट्रांसफर किया जाता है और ये ट्रस्ट क्या करेगा? एंड एक्नॉलेजिंग द बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ सच इन्वेस्टर इन सच डेट और रिसीवेबल। अब ये ट्रस्ट क्या करता है? इन्वेस्टर से पैसे उठाता है, नॉर्मल इन्वेस्टर से पैसे उठाता है। जो ऊपर आपने सिक्योरिटी बात की वहां पर क्वालिफाइड बायर से पैसे उठाए जाते हैं, बट यहां पर लोन अमाउंट को एक पहले ट्रस्ट में ट्रांसफर किया जाता है, फिर ट्रस्ट के अंदर जब पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाते हैं इस ट्रस्ट के अंदर, और ये ट्रस्ट उन इन्वेस्टर्स को रसीदें इशू करता है, जिसे अगेन सिक्योरिटी का नाम दिया जाता है। ये भी सरफासी की टर्म है। दोनों में फर्क क्या है ऊपर और नीचे वाले टर्म में? ऊपर वाली में क्वालिफाइड बायर से पैसा उठाया जाता है आरसेल के द्वारा, यहां पर ट्रस्ट के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है ऐसी डूबी हुई सिक्योरिटीज के अंदर। फिर यहाँ पर ट्रस्ट के अंदर एक ट्रस्टी आता है जो कि एक्शन लेता है, अब इस डूबी हुई प्रॉपर्टी या डूबे हुए लोन के प्रति वो एक्शन लेगा। समझ आ गया? तो वहां क्वालिफाइड बायर्स थे या नॉर्मल इन्वेस्टर्स की चर्चा की गई है। आगे फिर इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आती हैं। फिर सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज में बी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और राइट और इंटरेस्ट इन एनी सिक्योरिटी। मतलब अगर आपके सिक्योरिटी के अंदर आपका कोई भी अधिकार है तो फिर वो भी क्या लिया जाएगा? सिक्योरिटीज की डेफिनेशन के अंदर ही आएगा। चलिए जी, ये हमारी डेफिनेशन थे। फिर Which of the following shall be considered as security for the purpose of section 23? यूलिप, ये तो है नहीं ना सिक्योरिटी, अभी तो डिस्कस किया। एक्शनेबल क्लेम रिगार्डिंग द मॉर्गेज डेट, हाँ जी, एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है रिसीवेबल, रिसीवेबल को एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। तो ये क्या सिक्योरिटी है? यस, सिक्योरिटी इशूड बाय द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड। अभी तो हमने बात की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो सिक्योरिटी इशू करती है वो सिक्योरिटी है। यस, तो सेकंड और थर्ड हैं परंतु फर्स्ट नहीं है। ठीक है जी, तो सेकंड एंड थर्ड है, सेकंड एंड थर्ड सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। द कंपनीज प्रोस्पेक्टस वाज गिवन टू द सॉलिसिटर ऑफ द कंपनी एंड फॉरवर्डेड इट टू वन ऑफ हिज क्लाइंट डिस्पाइट इट वाज मार्क्ड स्ट्रिक्टली प्राइवेट हु अप्लाइड फॉर द शेयर्स बेस्ड अपॉन द सेम। Okay, later filed a suit for the damages. Will this communication amount to an issue to the public and whether the provision of this act are attracted? एक बात सुनो आपने कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था अपने वकील को, ठीक है,
वकील ने आगे उसमें स्ट्रिक्टली प्राइवेट लिखा था, उसको आगे अप्लाई कर दिया किसी व्यक्ति को जिसने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। कंपनी ने तो नहीं दिया था, कंपनी ने तो स्ट्रिक्टली प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल करके दिया था। तो अगर स्ट्रिक्टली प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल करके दिया तो इसका मतलब कंपनी की तरफ से पब्लिक ऑफरिंग तो हुई नहीं, ये तो प्राइवेट प्लेसमेंट था। तो फिर तो क्या ये इशू टू द पब्लिक है? बिल्कुल भी इशू टू द पब्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल नेचर का है, तो ये तो प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ। ठीक है। एंड वेदर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर अट्रैक्टेड भाई रिगार्डिंग द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के जो नियम कानून या लायबिलिटी है वो इस पर अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आपको याद होगा तो आपकी बुक में इस बार का एक लेटेस्ट जजमेंट आया नैश वर्सेस लिंडे का, ये वो वाला जजमेंट है, ये इसी पॉइंट पे जजमेंट है। ठीक है जी। और आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 52A। In case of the Superfix IT Limited, some of the member of the company offer part of their holding of the shares to the public in consultation with the board of director, wherein the company took all the action on their behalf for carrying out the transaction. Company incurred the expenses of 3.2 lakh for carrying out such transaction. Can company recover the amount? Yes. Section 28 पूरा मेंशन करोगे। क्या है ये? ऑफर फॉर सेल है, जहां पर शेयर होल्डर अपनी शेयर होल्डिंग बेचना चाहता है, कंपनी के थ्रू बेच सकता है। यस, सेक्शन 28 कहता है फिर जो भी पैसा आएगा उसे रीइंबर्स करेगा वो कंपनी को, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो कंपनी को रीइंबर्स करेगा। एंड बाउंड टू रीइंबर्स द कंपनी फॉर ऑल द एक्सपेंसेस मेड बाय इट ऑन दिस मैटर। सेक्शन 28 पूरे का पूरा चिपका के आना है। 28 चिपकाने के बाद इन द गिवन केस और फिर कंक्लूजन। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा है। कैन द कंपनी रिकवर द अमाउंट सो इनकर्ड इन द फुल फ्रॉम सच मेंबर? क्या कंपनी रिकवर कर सकते हैं फुल अमाउंट? यस, डेट मेंबर हैज टू रीइंबर्स। वर्ड ध्यान रखना, रीइंबर्स क्रिटिकल वर्ड है बड़ा। 52B, after receiving 80% of the minimum subscription as stated in the prospectus, a company allotted 100 equity share in favor of X। गलत हो गया ना, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, तो फिर ये तो इरेगुलर अलॉटमेंट हो गया। अच्छा, तो फिर अब क्या करेंगे? द कंपनी डिपॉजिटेड सेड अमाउंट बट विड्रॉ 50% ऑफ द अमाउंट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ द अलॉटमेंट फॉर परचेज ऑफ सर्टेन एसेट्स। ओहो, पाप पे पाप हो रहे हैं। X refused to accept the allotment of share on the ground that allotment is violative of the provision। कमेंट, क्या एक्स मना कर सकता है? यस। अच्छा, पहली बात, कौन सा सेक्शन अटैक हुआ है? सेक्शन 39 पे अटैक हुआ है, क्योंकि सेक्शन 39 में लिखा गया है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में। सबसे पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन को एक्सप्लेन करना है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहां पर जमा कराया जाता है ये भी लिखना है। जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता तब तक अमाउंट कंपनी कहां पे जमा कराएगी? अमाउंट इन अ सेपरेट अकाउंट विद द शेड्यूल बैंक, सबको जमा कराना है। सब कुछ लिख के आना। अच्छा, अमाउंट कब तक जमा कराया जा सकता है, कब तक आ सकता है? लिखा है कंपनीज एक्ट में लिखा है विद इन 30 डेज, जो कि कोरी बकवास है और कुछ नहीं। 30 डेज के अंदर नहीं आता। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि उन्होंने ये लाइन लिखी हुई है, और सच पीरियड हैज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेबी। ठीक है जी। द अमाउंट रिसीव शैल बी रिटर्न विद इन अ पीरियड ऑफ 15 दिन फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। ये सारा लिख के आना है। सेक्शन 39 पूरे का पूरा चिपका के फुर्सत के पलों में कोट करके आना है, पूरे का पूरा सेक्शन 39 कि 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। जो भी अमाउंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन के रूप में आता है सारा का सारा सेपरेट अकाउंट में जमा करा दिया जाता है। अगर कंपनी सारा अमाउंट रिकवर नहीं कर पाती है 30 दिन के अंदर, और सच पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेबी, तो कंपनी को सारा पैसा 15 दिन में लौटाना पड़ता है। ये सारे का सारा लिख के आना है। फिर अब इन द गिवन केस कंपनी ने क्या किया है, और कंक्लूजन के अंदर एक्स रिफ्यूज। यस, एक्स कैन रिफ्यूज, क्योंकि इरेगुलर अलॉटमेंट है ये, तो एक्स कैन रिफ्यूज डेफिनेटली। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 53। A Limited, that is company into the manufacturing of the organic chemical, recently have issued a prospectus to the public wherein they want this public money for acquiring the various machinery to be used in their chemical manufacturing unit. However, recently company has received a lucrative order from the USA wherein the customer was willing to enter into an agreement for the 10 years if the company can provide them the regular supply of the dye chemical. Company organic chemical में है, अलग चीज होती है, और ऑर्डर आया है डाई केमिकल का, यानी कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था पब्लिक को। अब यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पता किस बात को लेकर होगी? बिल्कुल डिप्टो कंटेंट है सेक्शन 27 के अंदर भी, और बिल्कुल डिप्टो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 13 के अंदर भी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। सर मुझे ये बता दो 13 लगाना है 27, ज्यादा दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना। क्या अगर वो कहता है कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था, पब्लिक से पैसा रेज किया था, ये बातें करता है, तो इसका मतलब आपको कौन सा सेक्शन कोट करके आना है? 27।
बट अगर वो कहता है कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था, पब्लिक से पैसा रेज किया, कंपनी अपना मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट चेंज करने जा रही है, अब आपको कौन सा सेक्शन कोट करना है? 13। क्लैरिटी रखना, ठीक है जी। अब 27 के अंदर कंपनी अगर पब्लिक से पैसा रेस करती है, उसमें से कुछ अनयूटिलाइज अमाउंट होता है, उस अनयूटिलाइज अमाउंट को कंपनी अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लगाना चाहती है तो फिर हम क्या करते हैं? हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है पोस्टल बैलेट के थ्रू। और दूसरी बात, डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, सम्मानजनक विदाई का मौका देना पड़ता है। इस स्पेशल रेजोल्यूशन की डिटेल आपको रिलेटेड न्यूज़पेपर वगैरह में भी पब्लिश करनी पड़ती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी मेंशन हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको मेंशन करनी है वो ये मेंशन करनी है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट के बारे में क्या, कि कंपनी ने पब्लिक से पैसा रेज किया, पब्लिक से पैसा रेज करने के बाद अब अनयूटिलाइज अमाउंट कुछ पड़ा था, उस अनयूटिलाइज अमाउंट को कंपनी अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लगाना चाहती है तो फिर कौन कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी? सेक्शन 27 फुर्सत के पलों में चिपका के आना है। समझ गए? आ गए आगे। फिर इन द गिवन केस और एज एन एक्सपर्ट दे अप्रोच यू फॉर द अप्रोप्रिएट सजेशन एंड प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, यहां पर कोई कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड। तो आपको 27 का प्रोसीजर लिखना है। जब उसने कंक्लूजन पूछा ही नहीं तो हम मजे अपने आप से क्यों लेंगे जिंदगी में? बात समझ आ गई? ठीक है, बढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, XYZ Limited issued a prospectus inviting the public for subscription of its equity shares, stating in that the company possesses good financial health and paying dividend to its member regularly at the rate of 20% over the last 5 years. The fact was company was running in loss. Oh, misleading prospectus। भाई ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करेगी अगर ये आ गया तो। मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस का क्वेश्चन है, यानी कि प्रोस्पेक्टस में गलत लिखा हुआ है, तो फिर इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस को डिफाइन करना। फिर इसमें लायबिलिटी जरूर लिख के आना, क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में, सिविल लायबिलिटी के बारे में। अच्छा, एस्केप फ्रॉम द लायबिलिटी के बारे में लिखना है कि कैसे कैसे लायबिलिटी से बचा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, क्रिमिनल लायबिलिटी से बचने का तरीका, सिविल लायबिलिटी से बचने का तरीका। जब तक वो तुमसे ना पूछे कि क्या कोई डायरेक्टर उससे बच सकता है, एक्सपर्ट उससे बच सकता है, तब तक लेंथ मत बढ़ाना। क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी लिखने में ही तुम्हारी इतनी लेंथ बन जाएगी कि समझ गए ना। चलिए उसके बाद एक डिसीजन जरूर लिख के आना है, एक डिसीजन जरूर लिख के आना है। वो क्या? वो ये नीचे वाला। अगर मान लीजिए शेयर परचेस किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, कंपनी से नहीं, स्टॉक एक्सचेंज से परचेस किए जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट से, तो क्या आप कंपनी को वो शेयर वापस करने को कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कंपनी से वो शेयर नहीं लिए हैं। ये डिसीजन किसका था? पीक वर्सेस गरने का। पीक वर्सेस गरने 2 साल पहले स्टडी मटेरियल में डिसीजन हटा दिया था, फिर इस बार में दोबारा डाल दिया है। यानी कि जजमेंट कहता है कि आप कंपनी को शेयर वापस कर सकते हो, मना कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट करने से अगर कंपनी ने मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया है, परंतु आपने शेयर पब्लिक से परचेज, परंतु आपने शेयर डायरेक्टली कंपनी से परचेज किए होने चाहिए। अगर आपने शेयर किसी और से लिए हैं तो पीक वर्सेस गरने कहता है फिर आपके पास शेयर वापस करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे। Examine that the following offers of the ABC Limited are in compliance with the provision of the Company Act 2013 relating to the private placement, or should these offer be treated as a public? Okay, study material का क्वेश्चन है ये। ABC Limited want to raise fund for its upcoming project. It has issued the private placement offer letter to 55% in their individual name to issue its equity share. अब हम सेक्शन 42 पे आधारित क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ दीज 4 आर द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। देखो जी, प्राइवेट प्लेसमेंट में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और ईसॉप्स वालों को कंसीडर्ड नहीं किया जाता, तो 55 - 4 मतलब 51 लोगों को आपने प्राइवेट प्लेसमेंट इशू किया है। इफ इन केस आई बिफोर द अलॉटमेंट अंडर दिस ऑफर लेटर कंपनी इशूड अनदर प्राइवेट, पिछला ऑफर बंद नहीं हुआ, पिछला ऑफर रिवोक नहीं हुआ, एक और ऑफर लेके आ गए 155% को, बेशक ये डिवेंचर से रिलेटेड है। ऊपर वाला किससे रिलेटेड था? ऊपर वाला इक्विटी शेयर से रिलेटेड था, नीचे वाले डिबेंचर से रिलेटेड है, बट स्टिल पहले वाला बंद नहीं हुआ, दूसरे वाला आ गया, चाहे डिबेंचर्स का आया, पहला और दूसरा दोनों को ऐड कर दो। पहले में कितने थे? 55 - 4 51, दूसरे में कितने? 155, 155 + 51 कितने हो गए? 206 लोग, 200 से ऊपर हो गए, ये पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? पब्लिक ऑफरिंग। क्यों? क्योंकि ये सजा है किस चीज की? अगर पहला ऑफर बंद किए बिना आपने दूसरा ऑफर लॉन्च कर दिया
पहला ऑफर कंप्लीट हुए बिना आपने दूसरा ऑफर लॉन्च कर दिया तो पहले प्लस दूसरे दोनों के लोगों को ज्वाइंट करके हम देखेंगे कि अगर वो 200 से ऊपर है तो वो पब्लिक ऑफरिंग है। ठीक है, चलिए फिर बीइंग अ पब्लिक कंपनी कैन इट्स इशू सिक्योरिटी इन द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर? यस, पब्लिक कंपनियां भी तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो सेक्शन 42 के प्रोविजंस को आपको फुर्सत के पलों में चिपका के आना है और ये लिख के आना है कि अगर मान लीजिए पहले वाला इशू दिए बिना, पहला क्वेश्चन क्या था, ABC Limited want to raise fund for its upcoming project. It has issued the private placement offer letter to 55% in their individual name to issue its equity share. Out of this 4 are qualified institutional buyer. तो पहले में आपको बताना है कि इसका मतलब कंपनी ने 55 - 4 = 51 लोगों को इशू किया है। फिर सेकंड में कहता है इफ इन द फर्स्ट अबव बिफोर अलॉटमेंट एक और लेटर इशू कर दिया, तो सेकंड में लिखना है क्योंकि 155 + 51 200 से ऊपर हो गए, तो इसका मतलब है कि अब कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक ऑफरिंग कर रही है। इन केस द कंपनी गिव्स ऑफर फॉर द डिबेंचर इन द सेम फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द अलॉटमेंट, अगर आफ्टर द अलॉटमेंट करती ना तो परफेक्टली वैलिड था, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, बट पहला ऑफर खत्म होने से पहले दूसरा ऑफर ले आए तो सेकंड ऑफर डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ 42, हेंस द ऑफर गिवन बाय द कंपनी विल बी ट्रीटेड एज पब्लिक ऑफरिंग। क्यों? क्योंकि 200 से ऊपर हो गए हैं। ठीक है, थर्ड 42 कहता है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनियां पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55A पर आते हैं। Mars India Limited owed to Sunil 1,000 rupees. On becoming this debt payable, company offered Sunil 10 share of 100 each in the full settlement of the debt. देखो जी, एक लोन था सुनील का, उस लोन को कंपनी कन्वर्ट कर रही है शेयर्स में। कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू शेयर्स, भाई क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है कि कंपनी उसे शेयर्स दे दे? कंपनी अपनी इच्छा से उसे शेयर दे दे? कंपनी अपनी इच्छा से देना चाह रही है, लोन के बदले में शेयर्स देना चाह रही है, यानी कि कंपनी फर्दर शेयर्स इशू करना चाह रही है। हमारा कानून सेक्शन 62 के अंदर कहता है कि जब भी कंपनी फर्दर शेयर इशू करोगे तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर नए शेयर होल्डर को इशू करना चाहते हो, प्लस रजिस्टर्ड वैल्यूअर की एक रिपोर्ट भी चाहिए। तो अगर कंपनी सुनील को शेयर्स इशू करना चाह रही है, नए शेयर्स, तो पहले इन दोनों को कंप्लायंस करना पड़ेगा, SR भी पास करना पड़ेगा, प्लस रजिस्टर्ड वैल्यूअर की आपको एक रिपोर्ट भी चाहिए होगी। ठीक है, चलिए सेक्शन 62 बस सबसेक्शन 1 क्लॉज C लिखने की जरूरत नहीं है। आगे 55B, Exgen Limited has a paid up share capital and free reserves to the extent of 50 लाख. The company is planning to buy back share to the extent of 4,50,000, मतलब 50 लाख में से 4,50,000 यानी कि 10% से नीचे कंपनी बायबैक करना चाह रही है। कंपनी अप्रोच यू फॉर द एडवाइस विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग, इज द स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी पास? नो, 10% से नीचे बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। What is the time limit for completion of buyback? कितना होता है बायबैक की कंप्लीशन लिमिट? 1 ईयर, एक साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। What should be the ratio of the aggregate debt to the paid up and free reserve? 2:1। मैक्सिमम डेट इक्विटी रेशियो कितनी हो सकती है? 2:1। तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहले सेक्शन 68 के प्रोविजंस को लिख देना, स्पेशल रेजोल्यूशन वाला पॉइंट लिख देना कि वहां पे कितना मैक्सिमम 25% तक, बोर्ड रेजोल्यूशन वाला पॉइंट लिख देना, मतलब समझ गए, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 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 हाँ जी, जिन बच्चों ने मुझे टेस्ट भेज दिया है, अब मैं फर्दर कॉपी टेस्ट की और एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बस जिन्होंने टेस्ट भेज दिया है उनका कल से चेकिंग शुरू हो जाएगा। मैं एक टाइम लिमिट बता दूंगा कि हाँ जी, रोज की 5 या 8 कॉपीज डेली चेक करूंगा मैं। कोशिश रहेगी कि संडे तक सारी की सारी कॉपीज में निपटा डालूंगा, 50 नंबर का जिन्होंने भी मॉक टेस्ट दिया था। ठीक है, Messrs Techno Limited maintain its register of member at its registered office in Mumbai. A group of the member residing in Kolkata want to keep the register of member at Kolkata. अब ध्यान रखना, यहां पर भी पेचीदा पॉइंट है, एक बात ध्यान रखना, रजिस्टर ऑफ मेंबर कहां पर होना चाहिए, ये बात सेक्शन 88 में भी है, सेक्शन 94 में भी है। कंफ्यूजन यहां पर आ जाएगी आपको, 88 करें या 94 करें। हालांकि मैंने स्पेसिफिकली कॉपीज में लिखवाया हुआ है तरीका भी कि अगर वो केवल रजिस्टर ऑफ मेंबर की बात करे तो 88 लगा के आना, और रजिस्टर ऑफ मेंबर प्लस रिटर्न की बात करें एनुअल रिटर्न की तो 94 लगा के आना। एक्सप्लेन विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट वेदर द कंपनी कैन कीप द रजिस्टर एंड रिटर्न, आंखें बंद करके सेक्शन 94 कोट करके आओगे। तो सेक्शन 94 के अनुसार कंपनी क्या किसी और जगह पर प्लेस कर सकती है? यस, प्रोवाइडेड उस जगह पर कंपनी के 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स रहते हो तो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। दूसरी बात, Does Mr. Ranjit, the director of the company, have the right to inspect the register of member, but not a shareholder? Shareholder नहीं है तो पैसे पे करने पड़ेंगे तभी चेक कर सकता है। सेक्शन 94 में इस बात की इजाजत है, तो सेक्शन 94 के प्रोविजंस को ही मेंशन करना है। ठीक है जी,
चलिए, What are the provisions of the Company Act relating to appointment of the debenture trustee by the company? हाँ जी, debenture trustee से related कुछ provisions, जो provisions आपको पता है वो सारे के सारे provisions यहाँ पर आप लिख सकते हो debenture trustee के appointment से related. For example, अगर कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर रही है तो डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना ही होगा. इसके अलावा अगर कंपनी पब्लिक से डिबेंचर मंगवा रही है या फिर कंपनी मेंबर्स एक्सीडिंग 500 से मंगवा रही है तो कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा. डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने से पहले उसकी रिटर्न कंसेंट जरूर ले लेना. ये फैक्ट कंपनी के द्वारा इशू किए गए लेटर ऑफ ऑफर या प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन होना चाहिए. सब पढ़ रखा है, बस यही है provision regarding the appointment of debenture trustee. फिर whether the following person can be appointed as a debenture trustee, a shareholder of the company, नहीं बन सकता. Second, creditor whom the company owes 999, नहीं बन सकता. बट यहाँ क्रेडिटर नहीं, यहाँ पे टर्म क्या लिख के आना, आप क्रेडिटर whom the person owned cannot be appointed नहीं, a person who is beneficially entitled to the amount from the company, यही लिखा ना, a beneficially entitled to the amount, तो प्रॉपर लिखना. ठीक है. a person who has given a guarantee नहीं बन सकता. Next, question number 58. CAT Private Limited is an unlisted company incorporated on 2 June 2012. The company have a share capital of rupees 50 crore. Company has decided to issue sweat equity share to its director and employee on 5/7/21. The company decided to issue 10% sweat equity shares, which in total will add up to 30% of its paid up capital. अच्छा, इसने आपकी सारी कैलकुलेशन सॉल्व कर दी. इसने कह दिया है कि जैसे ही ये आप इशू करोगे तो जो स्वेट इक्विटी है वो 30% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल तक चली जाएगी. ओके, तो भाई साहब ये तो 25% तक हो सकती थी. फिर विद अ लॉकिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर. ओ भाई, एज इट इज, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे. एज इट इज अ स्टार्टअप कंपनी, तो स्टार्टअप कंपनी कहां तक ले जा सकती है? स्टार्टअप कंपनी कहां तक ले जा सकती है? 50% तक. तो बात तो ठीक है, पहला तो ठीक है, मगर 5 साल का लॉक इन गलत है, क्योंकि लॉक इन मैक्सिमम कितना हो सकता है? लॉक इन पीरियड कितना हो सकता है? मैक्सिमम 3 साल तक. ठीक है. हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस फैक्ट इन रिलेशन टू द प्रोविजन ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर? सबसे पहले स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं वो लिखो. फिर स्वेट, अगर 5-6 नंबर पे आया है तो स्वेट इक्विटी में एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है वो भी लिख सकते हो. फिर रूल नंबर 8 का रेफरेंस है, सारे का सारा रूल नंबर 8 का रेफरेंस है. जो भी रेलेवेंट पॉइंट रूल नंबर 8 में बनते हैं, पहले स्वेट इक्विटी में ये जरूर लिख देना कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सेम क्लास के होने चाहिए शेयर, नए क्लास के नहीं होने चाहिए. उसके बाद रूल नंबर 8 में ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह के बाद में है, ये जो बात है कि मैक्सिमम स्वेट इक्विटी कितने इशू हो सकते हैं 50% तक, ये सारा पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हो. उसके बाद में रूल नंबर 8 के पहले सेक्शन 54 में मीनिंग ऑफ स्वेट इक्विटी वगैरह देख लेना, फिर भी नंबर ऑफ मार्क्स देख लेना. अगर 2 नंबर पे आया है तो इतना ही लिखने से काफी होगा. वहां पर कॉमन सेंस अपनी प्रॉपर यूज करना. ठीक है ना. मैंने बार बार पिछली क्लासेस में भी कहा है, ध्यान रखना, हर एक नंबर के लिए 2 मिनट और हर एक नंबर के लिए 25% ऑफ द पेज ये यूज करना है. बस सिंपल सी कैलकुलेशन. आगे बढ़ते हैं. सिल्वर ओक लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस इन देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021. इक्विटी शेयर कैपिटल, प्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट. डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सीक योर एडवाइस इन द फॉलोइंग केसेस. वेदर द कंपनी कैन गिव बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर 3 के बदले में. 1 शेयर 3 के बदले में. इक्विटी शेयर है 30 लाख, यानी कि 10 लाख का बोनस. अच्छा, 10 लाख का बोनस, और आपके पास रिजर्व्स कितने पड़े हैं? 5, 3, 8 और 4, 12, 10 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. कंपनी दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, व्हाट इफ द कंपनी डिसाइड टू गिव बोनस शेयर इन द रेशियो 1:2, यानी कि 1 शेयर 2 के बदले में, मतलब 30 के बदले में 15 लाख के बोनस. बट आपके पास तो टोटल ही 12 है, तो क्या आप बोनस इशू कर सकते हो? नहीं कर सकते इतना. भाई मैक्सिमम बोनस शेयर आप कितना इशू कर सकते हो? 12 तक इशू कर सकते हो. ठीक है. आगे फिर कहते हैं व्हेन इज द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स ट्रीटेड एज इरेगुलर. हाँ जी, अलॉटमेंट इरेगुलर कब कब मानी जाती है, ध्यान रखना, ये आ सकता है क्वेश्चन. और कहता है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इरेगुलर अलॉटमेंट. मुझे नहीं लगता वो ऐसी हरकत करेगा कि इफेक्ट ऑफ इरेगुलर अलॉटमेंट पूछेगा, क्योंकि इफेक्ट का मतलब है पेनल्टीज. तो आप चाहो तो इसे काट दो, बट जिन्होंने याद की हुई है वो चाहो तो लिख लो, जिन्होंने याद कर रखी है.
इरेगुलर अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप अलॉटमेंट करते हुए कानून का पालन नहीं करते हैं तो इसे इरेगुलर अलॉटमेंट कहते हैं। कानून का पालन, फॉर एग्जांपल, आपने बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए हुए ही पब्लिक इशू निकाल दिया। आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया परंतु सेक्शन 26 के नियमों का पालन नहीं किया। आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन के जो नियम होते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, उसका पालन नहीं किया। आपने शेयर एप्लीकेशन जो 5% कम से कम आना चाहिए उसका पालन नहीं किया। आपने सेक्शन 26 में रिक्वायरमेंट है कि प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले आरओसी को जमा होना चाहिए, आपने उसका पालन नहीं किया। तो अगर आपने इन सब नियमों का पालन नहीं किया तो जो अलॉटमेंट आपने की है वो इरेगुलर अलॉटमेंट कहलाती है। ठीक है जी। आगे सर 80% वाले, वो जो पहला क्वेश्चन था शायद 80% ऑफ द सब्सक्रिप्शन आने के बाद कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिया है, तो वहां पर ये इरेगुलर अलॉटमेंट का पॉइंट लिख सकते हैं। अब डिपेंड करेगा अगेन आपके ऊपर कितनी क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया है, ठीक है ना। और वैसे भी वहां पर अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 39 के प्रोविजन ही अपने आप में इनफ है, 39 के प्रोविजन ही लिख सकते हो। अच्छा, इरेगुलर अलॉटमेंट में एक पॉइंट रह गया, सेक्शन 40। जिन स्टॉक एक्सचेंज को आपने एप्लीकेशन दी थी उनमें से किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज ने आपको मना कर दिया है, मतलब चाहे किसी ने भी मना कर दिया तो आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे। A prospectus issued by the company contains certain misstatement. On becoming aware of the fact regarding the misstatement in the prospectus, one of the expert, Anilesh, who had earlier given his consent, forthwith give a reasonable public notice stating that the prospectus was issued without his knowledge and consent. Is it possible for Anish to escape the liability? Yes, he can escape the liability. He can. ठीक है, सेक्शन 35 में लिखा हुआ है कि he can escape his liability, प्रोवाइडेड उसने रीजनेबल पब्लिक नोटिस वगैरह दिया हो। तो एस्केप फ्रॉम लायबिलिटी वाला पॉइंट लिख के आना है। आगे क्वेश्चन नंबर 61A, अ ह्यूज सम ऑफ मनी वाज कलेक्टेड अंडर अ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज अ, हाँ ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना भाई, खतरनाक है थोड़ा। A huge sum of money were collected under a document described as a project overview by NRIs, but shares not allotted in the proposed joint venture. Company instead the money was diverted to some of the offshore company. लो जी, आपको ये कहकर पैसा रेज किया गया आपसे कि हम आपका एक प्रोजेक्ट के अंदर आपका पैसा लगाएंगे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए, आपसे पैसा रेज किया गया और पैसा रेज करने के बाद डाइवर्जन ऑफ फंड हो गया, मतलब कहीं और पे ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छा, अब सवाल उठा कौन से सेक्शन का नॉन कंप्लायंस हुआ है या कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होना चाहिए। जो आपके दिमाग में सेक्शन आ रहा है 447, अगर वो लिखता है कि कॉन्सिक्वेंसेस तो आप 447 लगना, बट फिलहाल कहता है कि कौन से सेक्शन का नॉन कंप्लायंस हुआ है तो फिर सेक्शन 36। एक्चुअल में 36 में ये बात लिखी हुई है कि कंपनी अगर दूसरे लोगों से अपने शेयर खरीदवाती है या दूसरों लोगों से इन्वेस्ट करवाती है धोखा देकर, फ्रॉड कर कर, झूठे आश्वासन देकर, मिस स्टेटमेंट देकर, तो फिर सेक्शन 36 वहां पर लग जाता है। ये और बात है कि 36 के कॉन्सिक्वेंसेस 447 है, फ्रॉड लग जाएगा, फ्रॉड का सेक्शन लग जाएगा। ठीक है, बट कॉन्सिक्वेंसेस पूछे तो फ्रॉड, बट कौन से सेक्शन का नॉन कंप्लायंस हुआ तो 36 के प्रोविजंस लिखने हैं यहां पर। आगे क्वेश्चन नंबर 61B, Mr. Raju, one of the prospective investor under section 37 of this act, sue the person who authorized the issue of the prospectus for the fraudulent misstatement they made in prospectus. Mr. Raju also filed a complaint under section 420 of the IPC and section 447. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड वन। हाँ जी, Mr. Angad, one of the authorized person, plead that Mr. Raju did not took any share. वाह, राजू वन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स था, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर जिसने इन्वेस्ट नहीं किया है। अच्छा, बट फिर भी इसने कंपनी के ऊपर केस कर दिया। वाह, 447 का, फ्रॉड का। अंगद, वन ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन, प्लीड दैट राजू डिड नॉट टुक एनी शेयर, हेंस ही हैज नॉट बोर्न एनी सॉर्ट ऑफ लॉस, therefore he cannot seek the remedies for what he is asking for and they are not punishable under section 447 because the fraud is not committed against Mr. Raju. अब आपको अगर ध्यान हो तो फ्रॉड की डेफिनेशन जब 447 में लिखी हुई है तो वहां पर एक वर्ड है वेदर एनी रॉन्गफुल लॉस कॉज्ड और नॉट, याद है, ये उस पॉइंट के ऊपर अटैक है। The person who authorized the issue of the prospectus shall be punishable under section 447 for the fraudulent misstatement despite the fact that Raju had not borne any loss because wrongful gain or loss is not essential constitute of the fraud. बहुत अच्छा पॉइंट है जो अभी तक अनटच्ड है। ठीक है, नेक्स्ट
The article of association of the MSW Limited contain a provision that up to 4% of the issue price of the share as underwriting commission may be paid to the underwriters. The board of director decide to pay 5% underwriting commission. और भाई अंडर इससे ज्यादा कैसे पे कर सकते हो जब आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है? तो आर्टिकल शेयर के केस में आर्टिकल और 5% विचएवर इज लोअर, डिबेंचर के केस में आर्टिकल और 2.5% विचएवर इज लोअर, ठीक है ना। तो कंपनी 4% से ज्यादा पे नहीं कर सकती। प्लीज पहले अंडरराइटिंग एग्रीमेंट मेंशन करना, फिर प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 40 मेंशन करना कि शेयर्स के केस में कितना हो सकता है और डिबेंचर के केस में कितना हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेयर अ शेयर होल्डर पेड फॉर द फर्स्ट 2 कॉल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। Where the shareholder pay the first 2 calls after a great delay and neglected to pay the 3rd call, and the director being annoyed and called upon him to pay the whole amount due. In your opinion, is the call valid? No. बेटा कॉल सभी के सभी शेयर होल्डर को की जाती है, किसी इंडिविजुअल को बुला के कॉल नहीं की जा सकती, ठीक है। तो कॉल सभी से की जाती है। बट सर इससे ज्यादा अमाउंट मंगा सकते हैं ना? मंगा सकते हो, बट जब सबको कॉल करोगे तो इससे ज्यादा अमाउंट मंगा सकते हो, क्योंकि इसका अमाउंट डिफरेंटली पेड अप है, तो ये सेपरेट क्लास का माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट कॉल केवल एक को बुला के उसे कहो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फिर कहता है 64, ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट सिल्वर रोबोटिक्स लिमिटेड इज अनेबल टू रिडीम इट्स एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर। ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमाउंटेड टू ₹10 लाख। ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट सिल्वर रोबोटिक लिमिटेड इज अनेबल टू रिडीम इट्स एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर अमाउंटेड टू ₹10 लाख, 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। दो एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू दे नीड टू बी रिडीम्ड विद इन नेक्स्ट 2 months, ओके। और कंपनी रिडीम नहीं कर पा रही है। It did not, however, default in the payment of dividend as and when it become due. Okay. What is the remedy available to the company in respect of the outstanding preference share? याद करो सेक्शन 55। अगर कंपनी इज अनेबल टू पे द प्रेफरेंस शेयर तो कंपनी के पास ऑप्शन क्या है? कंपनी के पास ऑप्शन क्या है कि कंपनी फ्रेश इशू ला सकती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। फ्रेश इशू का मतलब ये नहीं है कि नया पैसा आएगा, नहीं, इसका मतलब है नया एग्रीमेंट एंटर्ड हो जाएगा। नया एग्रीमेंट एंटर्ड होते ही हम मान लेंगे कि पुराने वाले शेयर रिडीम्ड हो गए हैं, परंतु इसकी कंडीशन है क्या कि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कंसेंट तो चाहिए ही चाहिए 3/4 की, फिर उसके बाद ट्राइब्यूनल की भी अप्रूवल चाहिए। ट्राइब्यूनल अपनी अप्रूवल देते हुए कंडीशन डाल सकता है। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये डाल सकता है कि हाँ, जितने भी जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपनी कंसेंट नहीं दे रहे हैं उनको आपको इमीडिएटली रिडीम करना पड़ेगा, उनको आपको इमीडिएटली रिडीम करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के साथ में सेक्शन 55 का पूरा प्रोविजन लिखना है। यार एक मिनट, एक मुझसे ना एक गड़बड़ हुई है, मैंने उस क्वेश्चन को जल्दी पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 63 को। एक मिनट रुकना। क्वेश्चन नंबर 63 क्या क्या था? वेयर अ शेयर होल्डर पेड द फर्स्ट 2 कॉल आफ्टर अ ग्रेट डिले एंड नेग्लेक्टेड टू पे द 3rd कॉल and the directors being annoyed and called upon him to pay the whole amount due, in your opinion is a call valid? हाँ देखा ना, मैं कहीं आंसर लिखते हुए भी मैं अभी कहीं ना कहीं गड़बड़ मैंने लिख दी। सबसे पहले सेक्शन 49 में कॉल ऑफ द शेयर्स क्या होता है आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कॉल कौन मंगा सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किससे? मेंबर से मंगा सकते हैं। कॉल बोनाफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉल यूनिफॉर्म बेसिस पे होनी चाहिए। यूनिफॉर्म बेसिस कहां पर? ऑफ द शेयर फॉलिंग अंडर द सेम क्लास। बट अगर शेयर डिफरेंट क्लास के हैं तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉल मंगाया जा सकता है। अब यहां पर एक प्रोवाइजो हिट हो रही है, वो क्या कि अगर मान लीजिए शेयर जिस पर डिफरेंट अमाउंट पेड अप है उन्हें शेयर्स ऑफ द डिफरेंट क्लास माना जाता है, तो इसका मतलब उनपे डिफरेंट कॉल मंगाई जा सकती है। यस। अब यहां पर ध्यान रखना, कि क्या हो रहा है? वेयर अ शेयर होल्डर पेड द फर्स्ट 2 कॉल आफ्टर अ ग्रेट डिले and neglected to pay the 3rd call, and the director being annoyed and called upon him to pay the whole amount due। यहां पर ये कॉल इसलिए इनवैलिड हो रही है कि डायरेक्टर कह रहे हैं कि तूने 2 कॉलें पे की हैं बहुत देर से, अब तीसरी कॉल के अंदर तू सारा पैसा एक साथ दे, जबकि बाकियों से नहीं मंगा रहे ऐसे सारा, ठीक है ना, यही मतलब है ना इसका। एंड कॉल्ड अपॉन हिम टू पे द होल अमाउंट ड्यू। कॉल शेल बी ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस, तो सबसे यूनिफॉर्म बेसिस पे होनी चाहिए, तो इससे अलग नहीं मंगा सकते, तो इसलिए इनवैलिड है। तो सेक्शन 49 लिख के आना पूरे का पूरा, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, Olaf Limited, a subsidiary of the PQR, decide to give a loan of 4 lakh to its human resource manager, Mr. Surya Nayan, who does not fall in the category of the KMP and draw a salary of 40,000 per month to buy a 500 partly paid up equity share of rupees 1,000 each in the Olaf Limited. Examine the validity of the company's decision. ध्यान रखना, जोश में बहते हुए सेक्शन 67 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एग्जम्पशन है अगर 3 शर्तें पूरी हो जाएं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना हो, पहली बात ये ध्यान रख लेना। क्या कंपनी अपने एम्प्लॉय को लोन दे सकती है? हाँ, शर्त यह है कि ऐसा कोई भी लोन नहीं दिया जाएगा डायरेक्टर को और केएमपी को। दूसरी बात, 6 महीने की सैलरी से ज्यादा लोन नहीं दिया जाएगा। कंपनी कितना दे रही है? 40,000 रुपए महीने की सैलरी है, 4 लाख रुपए का लोन दे रही है, ये तो एक तो ये गड़बड़ हो गया। तीसरा, जिन शेयर्स को परचेस करने के लिए लोन दे रही है वो फुली पेड अप होने चाहिए। कंपनी ये पार्टली पेड अप शेयर बाय कर रहा है, यहां पे भी गड़बड़ हो गई, तो 2 गड़बड़ है। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द कंपनीज डिसीजन, तो 2 जगह पे गड़बड़ है। पहला, लोन का अमाउंट ज्यादा है और दूसरा पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए लोन दिया जा रहा है। ठीक है जी, आगे फिर कहता है जी 64B, मिस्टर नीलेश हैज ट्रांसफर्ड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ द, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहां पे एक कंफ्यूजन थी जिसको मैं क्लियर कर दूं। नीलेश हैज ट्रांसफर्ड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ परफेक्ट विजन प्राइवेट लिमिटेड टू हिज सिस्टर मिस्टर मुक्ता। The company did not register the transfer of shares and also did not send a notice of the refusal to Ms. Nilesh or Ms. Mukta within the prescribed period. Discuss as per the provision of the Company Act whether the agreed party has any right against the company. कंपनी ने शेयर्स को ट्रांसफर करने से मना कर दिया है। अब इसके लिए हमारे पास 2 सेक्शन है, सेक्शन 58 एंड सेक्शन 59। सेक्शन 58 कहता है कि अगर कंपनी मना कर दे तो फिर ट्रांसफरी के पास अधिकार होगा कि वो अपील फाइल कर सकता है ट्राइब्यूनल को, ये 58 कहता है। 59 में वर्ड यूज हुआ है एग्रीड पार्टी। अब ये सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है जो उन्होंने कई बार एमटीपी में भी रिपीट किया है, बट जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है पहले तो मैं दूर से उसके चरण छूता हूँ और उसे कहता हूँ कि बेटा थोड़ा ज्ञान ले ले, जाके कंपनी लो, बड़े ध्यान से पढ़ तो तुझे थोड़ा समझ आएगा, पहली बात। अब फिलहाल मुझे लगता है कि वो एज इट इज दे भी दें तो उसमें कोई उनको पता नहीं लगेगा। फिलहाल कहीं पर भी सेक्शन 58 में एग्रीड वर्ड यूज नहीं हुआ है। एग्रीड पार्टी, जब राइट टू अपील की बात करते हो तो एग्रीड पार्टी का मतलब होता है 59, सेक्शन 59, क्योंकि ट्रांसफरी के पास केस फाइल करने का अधिकार 58 में है। ठीक है, पहली बात तो तुमने यहां पर क्लैरिटी नहीं दी। फिलहाल अब मैं कौन सा लगाऊं सर, 58 लगाऊं या 59 लगाऊं? देखो शब्दों को अगर देखोगे तो ये शब्द 58 में है ही नहीं कहीं पर भी। द कंपनी डिड नॉट रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अगर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ अनरीजनेबल कंडीशंस के बेसिस पे अगर ट्रांसफर करने से मना कर देती है तो कंपनी को नोटिस ऑफ रिजेक्शन देना चाहिए, और नोटिस ऑफ रिजेक्शन देने के बाद फिर ट्रांसफरी के पास राइट टू अपील है, कितने दिन में? 30 दिन और 60 दिन, याद है? ये सब 58 का माल है, बट वर्ड लिख दिया एग्रीड पार्टी, तो प्रभु जय हो आपकी। फिलहाल आप कौन सा सेक्शन लिखोगे? 58 लिख के आओगे यहाँ पर। यही इंस्टीट्यूट इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 58 पूरे का पूरा लिखना। प्राइवेट कंपनी है या कौन सी कंपनी है? प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड का पूरा प्रोविजन लिखना कि क्या क्या होना चाहिए वहां पर। आप 30 दिन के अंदर अपील फाइल कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिजेक्शन लेटर, और अगर रिजेक्शन लेटर नहीं आता तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। आगे बढ़ते हैं। फिर the offer of the buyback of its own share by the company shall not be made within a period of the 6 months from the date of the closure of the proceeding offer of the buyback, okay, if any, and the cooling period to make further issue of the same kind of share including the allotment of further share shall be a period of 1 year from the completion of the buyback subject to certain exceptions. Examine the validity of this statement. भाई साहब ये अगर आ गया ना तो धुएं निकाल देगा ये सेक्शन, और है ये क्वेश्चन और है बड़ा आसान सा, मगर हमें इतनी ज्यादा कंफ्यूजन उस टाइम पड़ी होगी कि भैया हमें यही नहीं समझ आएगा कि हमें करना क्या है। तो इसका मैं एक सॉल्यूशन आपको देता हूं, मैं सारी टाइम लिमिट एक ही साथ लिखवा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो चलिए जी, डिफरेंट टाइम्स लिमिट जो यहां पर यूज हुई है सेक्शन 68 के अंदर, उनमें से मैक्सिमम की चर्चा मैं कर देता हूं। आएगा सेक्शन 68 के अंदर डिफरेंट जो टाइम लिमिट यूज हुई है। हाँ जी, आप अगर इसे नोट करना चाहते हैं अपनी कॉपीज में या फिर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, व्हाट आई वुड रिकमेंड कि हो सके तो नोट कर लेना, और नोट करने से बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको थोड़ा रिकॉल भी हो जाएगा।
आपने कॉपीज बनाई हैं तो वहां पे एक जगह इंफॉर्मेशन लिख लो, पेपर के ऊपर लिख लो, चिट लगा के रख दो, जो आपको सही लगे। पहली टाइम लिमिट आती है 1 ईयर। पहला 1 ईयर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द ऑफर, यानी कि बायबैक खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर दोबारा से बायबैक नहीं किया जाएगा। ये टाइम लिमिट कितनी है? 1 साल की। तो यहाँ 1 ईयर की टाइम लिमिट लगती है। फिर टाइम लिमिट है 12 मंथ की, फ्रॉम डिक्लेरेशन इन द डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इन SH9। कंपनी एक डिक्लेरेशन देती है SH9 के अंदर, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करते हुए कि मम्मी कसम हम इस बायबैक के बाद इंसॉल्वेंट नहीं होंगे 1 साल के अंदर अंदर। तो ये 1 साल की डिक्लेरेशन दी जाती है कि हम इंसॉल्वेंट नहीं होने वाले, यानी कि हमारे पास इतना सफिशिएंट पैसा है। फिर एक 12 महीने की एक और टाइम लिमिट आती है, यानी कि इतने टाइम के अंदर अंदर बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 ईयर, कोई फर्दर बायबैक नहीं। 12 महीने के अंदर जो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया अगर मेंबर बायबैक कर रहे हैं, या बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया अगर बोर्ड बायबैक कर रहा है, तो ये बायबैक 12 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर एक 7 डेज की टाइम लिमिट आती है कि जो भी शेयर बायबैक किए जाएंगे, सिक्योरिटी बायबैक की जाएगी, उन्हें 7 डेज के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द बायबैक। फिर एक 6 मंथ की टाइम लिमिट एक और आती है। 6 मंथ का मतलब है कि एक बार जिस सिक्योरिटी को आपने बायबैक कर लिया, सेम सिक्योरिटी को आप दोबारा इशू नहीं कर सकते, काइंड ऑफ सिक्योरिटी इशू नहीं हो सकती अगले 6 महीने तक। 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द बायबैक, अगले अब 6 महीने तक ये सिक्योरिटी इशू नहीं हो सकती। बट यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने एक स्टार मार्क किया हुआ है। स्टार मार्क करने का मतलब ये है कि ये 6 महीने के अंदर ये सिक्योरिटी इशू हो सकती है अगर आप सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी 6 महीने के अंदर इशू कर रहे हैं एज अ स्वेट इक्विटी। ध्यान रखना, स्वेट इक्विटी की फॉर्म में इशू कर रहे हैं विद इन 6 मंथ, या फिर आप ईसॉप्स की फॉर्म में इशू कर रहे हैं, या फिर आप कन्वर्जन कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि कन्वर्टेबल डिबेंचर थे या फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे और उनका ड्यू हो चुका है, कन्वर्जन ड्यू हो चुका है। तो इस तरीके के कन्वर्जन करने पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्जन किया जा सकता है, या फिर स्टॉक ऑप्शन दिए जा सकते हैं, स्वेट इक्विटी इशू किए जा सकते हैं। मुझे 6 महीने के अंदर अंदर अगर इस तरीके से सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए आपने इक्विटी शेयर का बायबैक किया, तो अब इक्विटी शेयर अगले 6 महीने तक दोबारा इशू नहीं कर सकते, परंतु कर सकते हो स्वेट इक्विटी की फॉर्म में, ईसॉप्स की फॉर्म में, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में। गेटिंग इट? तो ये हमारी सारी टाइम लिमिट है। इसके अलावा भी कुछ टाइम लिमिट है। फॉर एग्जांपल बायबैक कितने टाइम तक ओपन रहता है? 15 से 30 दिन तक। फिर कंपनी को वेरिफिकेशन करना पड़ता है 20 दिन के अंदर अंदर। तो ये 20 दिन, 15 से 30 दिन, ये भी टाइम लिमिट कुछ रूल्स के अंदर लिखी हुई है, प्लीज इन्हें रेफर कर लेना। बट मैंने वो टाइम लिमिट उठाई है जहां पे कंफ्यूजन रहती है, 1 ईयर, 12 मंथ, 6 मंथ, तो वो सारी टाइम लिमिट मैंने उठाई है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। तो यहां कहता है द ऑफर ऑफ द बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर बाय द कंपनी शैल नॉट बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर, यानी कि बायबैक दोबारा नहीं करोगे 6 महीने के अंदर, गलत है, 12 महीने के अंदर नहीं कर सकते। एंड द कूलिंग पीरियड टू मेक फर्दर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर इंक्लूडिंग अलॉटमेंट ऑफ फर्दर शेयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, नहीं 6 मंथ है ये। अच्छा, फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द बायबैक सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो अब ये स्टेटमेंट काबू में आ गई। आगे बढ़े, नेक्स्ट। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये आपके इस बार की एमटीपी में दिया हुआ है, तो ये बच्चे इससे काफी घबरा रहे थे, मैंने कहा लो जी शेयर्स के अंदर डाल देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रॉस लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द अर्स्टवाइल कंपनी एक्ट 1956, while the XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी, ये कंपनी 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई है, ये कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है। XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज इशूड 1 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 1 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैरिंग राइट टू वोट। ये सबसे अच्छा पॉइंट बस यहाँ पे ये दिया हुआ है, ऑफ ₹100 ईच, एंड 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप। क्रॉस लिमिटेड इज होल्डिंग ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स, 100% प्रेफरेंस शेयर होल्ड करती है, प्लस 1 लाख शेयर्स इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है। आपको बताना है कि द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन द क्रॉस लिमिटेड। क्रॉस लिमिटेड कौन है? जो कंपनी एक्ट 1956 में स्टेब्लिश हुई है। आप एक डेफिनेशन जानते हो जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दी गई है। किस चीज की डेफिनेशन है? कंपनी की।
तो उसमें लिखता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। ये तो हो गई कंपनी की डेफिनेशन। अब सवाल उठा क्या कंपनी एक्ट 2013 की जो प्रोविजंस हैं वो 1956 वाली कंपनी पे भी लगेंगे? अब दो मुद्दे अलग हैं। एक तरफ आपने मुद्दा बनाया कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है, तो कंपनी के अंदर जो कंपनी एक्ट 1956 में इस्टेब्लिश हुई कंपनियां हैं वो भी कंपनियां कहलाएंगी इस एक्ट के अंदर। दूसरी बात, क्या 1956 में स्टेब्लिश हुई कंपनी के ऊपर भी कंपनी एक्ट लगना चाहिए? कंपनी एक्ट 2013 लगना चाहिए? वैसे तो अगर आपने सेक्शन 2 क्लॉज 20 की डेफिनेशन लिख दी तो वो भी बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट रहेगा। बट उसके अलावा सेक्शन 1 में एक पॉइंट लिखा है जो इन्होंने रेफरेंस दिया है सेक्शन 1 का, कि सेक्शन 1 के अंदर एक पॉइंट लिखा है सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कि ये जो भी एक्ट अब आप पढ़ने जा रहे हैं, जो भी एक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं शैल अप्लाइज टू कंपनीज जो कि इस एक्ट के अंदर स्टैब्लिश हुई हैं या किसी भी इससे पिछले किसी भी कंपनी एक्ट में स्टैब्लिश हुई है, उन सब के ऊपर ये लगता है। ठीक है ना? तो दो तरीके से इसके सॉल्व करने का तरीका हो सकता था। एक तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में लिख दो कि कंपनी का मतलब 1956 की कंपनियां हैं, और फिर ये एक्ट कंपनीज पे लगता है, तो जहां जहां कंपनीज पे लगता है मतलब 1956 वाली पे भी लगता है, ऑटोमेटिकली कवर्ड हो गया। या फिर सेक्शन 1 का रेफरेंस जैसे इंस्टीट्यूट ने रेफर किया है कि ये एक्ट के प्रोविजन इस एस्टेब्लिश एक्ट में एस्टेब्लिश हुई कंपनी और पिछले एक्ट में एस्टेब्लिश हुई कंपनी पे भी लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। क्या XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है? देखो जी, प्राइवेट लिमिटेड है तो पब्लिक कैसे हो सकती है? क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 71 के कारण। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में लिखा है कि अगर आप एक सब्सिडरी हैं किसी पब्लिक कंपनी की तो आप पब्लिक कंपनी बन सकते हैं। अब सवाल उठा क्या आप सब्सिडरी हैं क्रॉस लिमिटेड की? ये आपको देखना है, यानी कि होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके दिखानी है। तो इसका मतलब मुझे सेक्शन 2 क्लॉज 87 भी यूज करना पड़ेगा। सेक्शन 2 क्लॉज 87 में लिखा है कि दो कंपनियां होल्डिंग सब्सिडरी कब बन सकती हैं? पहला, अगर एक कंपनी के पास मेजॉरिटी ऑफ द दूसरी कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड के ऊपर कंट्रोल है, और दूसरा, अगर एक कंपनी मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग राइट होल्ड करती है। इक्विटी शेयर नहीं लिखा, वहां लिखा वोटिंग पावर। वोटिंग पावर ये और बात है, हमने कहा जी इक्विटी के पास होती है, बट यहाँ पर इसने गेम यहीं पे खेली है ना। वो कहता है प्रेफरेंस शेयर ऐसी कैपिटल है यहाँ पर जो कि जिसके पास वोटिंग पावर है, क्योंकि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो उसके पास वोटिंग पावर है। अब अगर प्रेफरेंस शेयर के पास कन्वर्टेबल वोटिंग पावर है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग पावर है यहाँ पर, तो उसे कंसीडर्ड किया जाएगा वोटिंग पावर में। और आप देखना क्रॉस लिमिटेड के पास क्या है। क्रॉस लिमिटेड के पास 1 लाख प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100, मतलब 1 करोड़ की तो कैपिटल ये हो गई। उसके अलावा इक्विटी शेयर कैपिटल भी है। टोटल कैपिटल कंपनी की कितनी है? 1 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 1 करोड़ की ही कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, जिसमें से 1 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रॉस के पास है, प्लस इसके अलावा 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10, मतलब 10 लाख भी हो गया। तो यानी कि 1 करोड़ 10 लाख का टोटल कैपिटल इसके पास है आउट ऑफ 2 करोड़। तो इसका मतलब 50% से ज्यादा हो गया। यस, तो क्रॉस लिमिटेड क्या मैं कह सकता हूं होल्डिंग कंपनी बन गई XYZ की? यस, तो XYZ जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और एक सब्सिडरी है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो इसे मैं क्या मान लूंगा? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी मान लूंगा। बस ज्यादा टेक्निकल नहीं था। चलिए बढ़ सकते हैं। तो ये थे आपके 65 क्वेश्चन। अब हम बाकी क्वेश्चन जो है, अगला राउंड ऑफ क्वेश्चन जो है कल करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।